बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बानी एमक्यूएम जमानत पर रिहा, इश्तियाल अंगेज तकरीर पर हिरासत में लिया गया था। लंदन पुलिस का कहना है कि बानी एमक्यूएम के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं, ताहम केस की तहकीकात जारी रहेंगी। अदालती अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई ने मार दी मुस्तहिक अफराद के पेट पर लात। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज। गैर कानूनी शादी हॉल ठेलों के बजाय फलाही इदारों के दफातर दस्तरखान एंटी इंक्रोचमेंट के रेडार पर। कराची के जिला शर्की में फलाही इदारों के दफातर दस्तरखान और दीगर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। तिनट्टी पर फुटपाथ पर कायम पुलिस चौकी और फलाही इदारों के पक्के दफातर मिस्मार। कार्रवाई सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की निगरानी में की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला बजट, टैक्सों की भरमार, अवाम मजीद पिसने के लिए हो जाएं तैयार। मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले बजट में शहर कायद के लिए 9 तरक्याती मंसूबों का ऐलान। बजट में वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना का तनख्वाहों में 10% कमी का फैसला। क्या रवां साल के वफाकी बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ है? सिंध हुकूमत शहर कायद के बासियों के लिए पानी की जरूरियात पूरा करने में नाकाम। सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ तहरीक इंसाफ इन एक्शन। पानी की कमी पूरा करने के लिए पीटीआई रहनुमाओं का वाटर बोर्ड के बाहर एहतजाज का फैसला। खिलाड़ियों का कहना है सिंध हुकूमत आला क़यादत की करप्शन छुपाने के बजाय अवाम के मसाइल हल करे। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बानी एमक्यूएम की गिरफ्तारी के हवाले से। बानी एमक्यूएम से बरतानवी पुलिस की पूछगछ जो है वो जारी है और फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से बरतानवी पुलिस आज फैसला करेगी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को फाइल भिजवा दी गई है और यानी भिजवाई जाएगी और पुलिस की मजीद 12 घंटे हिरासत में रखने के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आसिफ भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो हम ये, क्योंकि सबसे अहम स्टोरी अगर कराची के हवाले से बात की जाए तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये बानी एमक्यूएम की जो गिरफ्तारी थी ये आया मतलब कोइंसिडेंस सर्कमस्टेंशियली है या इसे कोइंसिडेंस बनाया गया है? हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई कोशिशें की गई और जानबूझ के एक ऐसे मौके पे लाके ये गिरफ्तारी कराई गई है जिस वक्त के और भी दूसरी गिरफ्तारियां की जा रही थीं ताकि एक कंटिन्यूएशन बन सके? क्या कहते हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो आपने वो सवाल किया कि इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है और पाकिस्तान में जो अरेस्टिंग हो रही है क्या उससे ये चीज़ रिलेट कर रही है, तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली शायद ऐसा पॉसिबल इतना नहीं है और ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अब इसमें जो चीज़ है उसमें 2 चीज़ें मैटर करती हैं। पहली चीज़ तो ये कि गुज़िश्ता कई माह से कोशिशें हो रही थी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें एफर्ट्स कर रही थी अपने, और एक टीम स्कॉटलैंड यार्ड की जो इस्लामाबाद आई थी पिछले दिनों FIA के साथ, क्योंकि इनके पास पिछले कई केसेस में ख़ासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं थे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको दे सकी। और प्लस ऐसे ही डॉक्टर इमरान फारूक केस में भी सेम यही पोजीशन हुआ कि वो लोग जो यहाँ पकड़े गए थे जिसको स्कॉटलैंड यार्ड मांग रहा था उसको ये हवाले नहीं कर सके और कुछ प्रॉपर एविडेंस नहीं दे सके। अभी सूरत हाल ये बनी है कि जो 22 अगस्त को वाक़या हुआ है, जो हेड स्पीच हुई है, उस 22 अगस्त की न सिर्फ ये कि हेड स्पीच हुई और उसके बाद कुछ जो चैनल्स के ऊपर हमले हुए और उसकी बुनियाद पर इंटरनेशनली जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसका भी बहुत ज़्यादा एक प्रेशर था कि भाई इन वाक़यात के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो प्रेशर इंटरनेशनली था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर या उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर, उसमें उन्होंने उस प्रेशर को कुछ रिलीज़ किया है और ले जाने के बाद देखें अभी बहुत सी चीज़ें तो डिस्क्लोज़ नहीं हो रही हैं। होता तो ये है कि वहाँ पर सारे एविडेंस जमा करने के बाद किसी को अरेस्ट किया जाता है और जब एविडेंस जमा होते हैं तो फौरी तौर पर जब उनको अरेस्ट किया जाता है तो उनकी चीज़ें भी बताई जाती हैं कि उसमें चीज़ें क्या क्या है और किन बुनियाद पर किया गया। लेकिन अभी तक तो तकरीबन 2 साल का अरसा लिया। अगर हम देखें तो तकरीबन 1 माह मतलब 1 साल 10 माह के अरसे के बाद
सारी इन्वेस्टिगेशन, सारे एविडेंसेस जमा करने के बाद ये कार्रवाई की है। ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद आकर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने जो है बाकायदा कुछ गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए, यानी फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनसे ली। फिर जो तकरीर की गई थी उसकी ट्रांसलेशंस करवाई गई मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स से, और वो भी तमाम चीज़ें भेजी गई हैं। ये सिलसिला दरअसल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से जारी था। चौधरी निसार साहब ने ये तमाम चीज़ें भेज दी थी और इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी दिया गया था। सर, मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, जो गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, प्लस अगर आप बजट के तनाजुर में देखते हैं तो क्या समझते हैं, क्या डिप्लोमेटिक सतह पे कोई ऐसी बातचीत की गई जिसकी वजह से ये कहा गया कि इस वक्त गवर्नमेंट को इस स्टेप की ज़रूरत है, बरतानवी हुकूमत की जानिब से ये मतलब प्लान कराया गया है, या कोइंसिडेंटली एक प्रोसीजर चल रहा था, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन जिस दिन हमजा शहबाज साहब गिरफ्तार हुए हैं उस दिन इत्तेफाक ये हो गया? देखें, ये कंटिन्यूटी बिल्कुल हुई है जिसकी बुनियाद पर लोग बहुत सी चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इन केस इस किस्म की सिचुएशन होती, मैंने कहा ना, एफर्ट्स तो गवर्नमेंट कर रही थी, एक अरसे से कर रही थी, और चौधरी निसार के दौर से सब कुछ हो रहा था, और पिछले दिनों तेज़ी भी आई, और काफ़ी जो है जब स्कॉटलैंड यार्ड की टीम यहाँ पर आई है तो उनको एविडेंस दिए भी गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो सिचुएशन अभी थी, उस सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट का जो स्पोक्समैन था उसने आकर इस बात को नहीं क्लियर किया कि हाँ वाकई हमारे इन बुनियादों पर ये वाक़या हुआ है। और फिर मैं एक दो को सुन भी रहा था जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी ये कह रहे थे कि भाई ये तो उनकी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और उन्होंने इन चीज़ों पे हेड स्पीच पे और इस पे वो किया है। तो कोई चीज़ भी अभी क्लियर और वादे नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा ये है कि वहाँ के कानून में सिवाय दहशतगर्दी के या ऐसे मुकदमात कत्ल के, उसके अलावा इस तरह के मुकदमात में तकरीबन कोई 90 घंटे तक, 90 से 96 घंटे तक पुलिस अपने पास रखती है, और उसमें बैल की भी गुंजाइश होती है। और अगर केस आपको उसको आगे चलाना है, उसको जो है वो बढ़ाना है आगे की तरफ, तो फिर उसके लिए फिर डिसाइड किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी सिर्फ ये नहीं कि 90 दिन में करें, उसके लिए भी तकरीबन 4 से 6 माह भी लग सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जो सवाल आपका था उसमें चाहिए था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वज़ारत दाखिला वो आता और वो बताते कि हमने ये सारे एफर्ट्स किए। तो जब आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे तो इट मीन्स के समझा यही जा रहा है अभी तक कि जी जो वहाँ की बरतानवी जो सिस्टम है उसने अपने मुताबिक चीज़ें की हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने कहा ना कि ये भी था कि पिछले दिनों जब ये चैनल्स के ऊपर और दीगर वाक़यात हुए थे तो इसकी बुनियाद पे भी जो है जो आपके जर्नलिस्ट थे, साफ़ी थे, जो तंजीमें थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खतूत लिखे थे और कहा था कि तो अभी भी हमारे कल गिरफ्तारी के बाद जो चीज़ें आ रही हैं उसमें आप देखें मैक्सिमम वही हेड स्पीच और उसके हवाले से आ रही, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नहीं आ रही, कोई डॉक्टर इमरान फारूक केस के हवाले से नहीं आ रही। तो ये बात को भी जो है वो मैटर करती है, मैं समझता हूँ। और अभी अगर इस चीज़ को जो है वहाँ के ये 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद अगर रिहा तो कर दिया गया है, नहीं सर, जमानत पे रिहा तो कर दिया गया है बानी एमक्यूएम को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ख़ास मुद्दत तक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको डिटेन नहीं किया जा सकता। जैसा आपने कहा ना कि बेल पे रिहा करने का एक वो होता है, तो इसलिए रिहा किया गया है। अच्छा सर, हम इस पर मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आपसे बात करनी। नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब, और हम बात कर रहे हैं बानी एमक्यूएम की गिरफ्तारी और फिर रिहाई के हवाले से। सर, ये मुझे बताइएगा कि मतलब माजी में भी ऐसा होता रहा है कि बानी एमक्यूएम को गिरफ्तार किया गया, और अगर हम डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की बात करें या फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करें, इसी तरह से पूछगछ करके और फिर रिलीज़ कर दिया गया। ये कहा गया कि जी मुकदमा आगे चलाया जाएगा, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं सर। अब फिर एक बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है। क्या समझते हैं सर, क्या ये माजी की तरह फिर ये मामला दब जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, या इस पर अब कुछ अमल दरामद होगा? क्योंकि सर इंग्लैंड बरतानिया का कानून जो है इस हवाले से बहुत सख्त है कि बरतानिया की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई किसी मुल्क में
कोई किसी किस्म की वायलेंस क्रिएट करता है तो उस पर क्लियर कट कानून है सर। देखें, बिल्कुल आपने सही बात की। अगर आप माजी की चीज़ों को लें तो माजी में एमकेएम के पास एक बहुत बड़ा सेटअप और सिस्टम मौजूद था। यहाँ पर उनका गवर्नर मौजूद था, यहाँ पर एमपी एमएनएज मौजूद थे, यहाँ पर पूरी उनकी तंजीम थी, राब्ता कमेटी थी, एक प्रेशर था। इसी तरह वो पार्लियामेंट में मौजूद होने की वजह से उनका इंटरनेशनली भी एक प्रेशर बनता था। फिर हमारे इदारों की, हमारी गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियाँ होती थी। ये सारी चीज़ उस वक्त होती थी। लंदन में भी उनके केस को टैकल किया जाता था, जिसमें उनके बड़े करीबी लोग मोहम्मद अनवर, तारिक मीर, वासिफ जलील, ये सारी टीम होती थी। और यहाँ से भी उनके अच्छे लॉयर जो है फ़ारूक नसीम साहब उनके हेड करते थे और वहाँ के जो लॉयर थे। तो ये पूरा एक सिस्टम था, एक मैकेनिज़्म था, इन्वेस्टमेंट थी और उसकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। आज वो सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज है। सर पहले तो मुझे ये बताइए, आप समझते हैं कि क्या इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती बानी एमकेएम पे? देखें, ऐसा नहीं है। ट्रूली स्पीकिंग सही बताइएगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन उस अंदाज में चीज़ें अब नहीं हो पा रही। या गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कोई सी भी। दूसरी सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये है कि देखें, बरतानिया में इंडियन लॉबी बहुत मजबूत है, जो मजबूती से काम कर रही है। हम एक अरसे से यही बात तो मुस्तफ़ा कमाल कहते चले आ रहे हैं कि जो रॉ का जो काम है वो सिर्फ रॉ का काम जो है पाकिस्तान के इंटरनल या इंडिया में रहकर नहीं है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा चैप्टर जो इस पे काम कर रहा है, इसी तरह बरतानिया में भी एक बहुत बड़ा चैप्टर काम कर रहा है और उनकी जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है आज भी। इसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है बहुत सी मामलात में, बहुत सी चीज़ों में अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ उस तरह से एक्शन नहीं हो पाता और ना एक्शन लिया जाता है। सर आप, मुझे यहाँ आपसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान जो है सीरियस एफर्ट्स कर रही है या सीरियस है कि बानी एमकेएम को पाकिस्तान में लाया जाए, कैद किया जाए या कुछ भी सर? क्योंकि मतलब, या फिर ये सिर्फ रस्मी तौर पे कार्रवाई की जाती है, एक इशू जो कि बैठ चुका होता है उसको थोड़ा सा उठाने के लिए, लोगों की तवज्जो मबजूल करने के लिए, क्योंकि एक न्यूज़ आइटम हो जाता है, लोगों की तवज्जो उस तरफ जाती है, इसलिए किया जाता है? या वाकई एफर्ट्स की जा रही हैं, या आप समझते हैं कि कभी हुकूमत पाकिस्तान जो है ना वो बानी एमकेएम को पाकिस्तान ला सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिसमें पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इकोनॉमी और सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमने तो माजी से देखा और आज तक की सूरत हाल में कि कोशिश ये होती है कि ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हों, वो जरदारी साहब हों, वो अल्ताफ़ हुसैन, कोई भी हो, उनको जो है वो निकाल दिया जाए मुल्क से। माजी में भी यही सब कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया गया। शायद उस अंदाज में कोई एक्शन नहीं हो पाते और सिर्फ बाहर भेजकर चाहा जाता है कि जी पीसफुल माहौल हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कराची में जो पीसफुल माहौल की तरफ जो गया है, जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, रेंजर्स का किरदार है, मैं आपको बताऊँ एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो मुस्तफ़ा कमाल और पीएसपी का है, जो 3 मार्च 2016 को यहाँ पर आए और आने के बाद उन तमाम कैटर को डिसआर्म किया, उनको इन्वॉल्व किया, उनको इंगेज किया। उन लोगों को जो कल परेशान होते थे, कोई लापता हो जाते थे, कोई जेलों में चले जाते थे, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कैटर था। इन सब लोगों को किया। फिर दूसरी तरफ एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, उन लोगों को भी जो पॉलिटिकल वर्कर है, ताकि इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर अमन हो। अगर कराची में अमन होता है और जिस तरह से 3 सालों में अमन हुआ है, आज आप देखें रमज़ान ईद लोग ढंग से मना लेते हैं, तो वरना कल तो ये होता था रमज़ान शुरू होता था और ख़बरें मार धाड़ की शुरू हो जाती थी, रमज़ान और ईद सारे ख़राब होते थे, कारोबार नहीं हो पाता था। आज जब ये सिचुएशन बनी है तो मैं समझता हूँ इस पे जहाँ रेंजर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को क्रेडिट देना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल और पीएसपी का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि ये अमन हुआ और इसी अमन की वजह से अब शायद वो कैटर मौजूद नहीं है अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास कि जिसमें कल वो तवक्को करते थे कि कोई भी वाक़या होगा और फिर 2 मिनट में शहर बंद हो जाएगा, हड़ताल हो जाएगी। शायद वो पोजीशन नहीं है। तो हम आज भी कहते हैं कि देखें, इस सिचुएशन से निकलने का एक यही तरीका था जो मुस्तफ़ा कमाल ने किया, जो पीएसपी ने किया और आगे भी जो सिचुएशन है। तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक बात जो कही जाती है, जो कि मेरी खुद भी गुफ्तगू हुई महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब से, और उनका भी कुछ इस तरह का कहना था, यानी एक हिस्सा आप ये कह सकते हैं या आम लोग जो बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि अब भी बानी एमकेएम की ऐसी दहशत तारी है कि अगर उनके पाकिस्तान आने की कोई बात होती है या इवन एक फ़ोन का ख़िताब भी हो जाता है या हेलो भी हो जाए उस सेंस में, तो ख़ास तौर पे 3 फैक्शंस जो है ना, या तो वो
फरार हो जाएंगे या यूनाइट होकर साथ हो जाएंगे? वो 3 फैक्शंस हैं, बहादुराबाद, पीआईबी और पीएसपी। देखें जो सर ये बात बड़ी मतलब बहुत जगहों से कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखें बात ये है कि आफाक साहब ने जो पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो था वो था तशद्दुद का, और उस तशद्दुद की वजह से इतने सालों के बाद भी वो चीज़ों को पॉलिटिकली बेहतर नहीं कर सके और आज तक एक काउंसलर की सीट भी नहीं ले सके। तो उनके लिए तो ये है कि जाहिर सी बात उनको तो यही नज़र आ रहा है। मुस्तफ़ा कमाल की और पीएसपी सर की वो तो कहते हैं कि मुख्तलिफ मैंने है। स्टैंड किया है, वो कहते हैं जी मैं 92 से लेके, यानी मैं 92 से पहले से मैं इख्तिलाफ करता था और मैंने उस पर स्टैंड किया, बाकी किसी में इतनी जुर्रत या ताकत नहीं है कि वो सामने खड़े होके बिल्कुल उनकी सही मुखालफत कर सके। लेकिन देखें एक चीज़ जो बड़ी नेगेटिव रही वो ये रही कि इसी शहर में आफाक और आमिर की इस लड़ाई में बहुत बड़ा कत्लेआम भी होता रहा और हज़ारों नौजवान मारे गए। तशद्दुद की पॉलिसी थी, लोग मर रहे थे और ये 9-10 साल तक ये सब कुछ हुआ। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने आने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि लोगों को डिसआर्म किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी आप लड़ाई की तरफ, सर वन ठीक है ना। साइडेड तो नहीं होता था ना, आप जिस पार्टी का पहले हिस्सा थे उसकी तरफ से भी तो तमाम चीजें होती देखें होंगी ना आपने सर? बिल्कुल सही कहा। अगर ये सब कुछ ताली नहीं- दोनों हाथों से बचती है ना सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें बोले ना, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आज ये सिचुएशन नहीं होती जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन वाली सिचुएशन को हम सर डिस्कस नाम नाले आप बानी एमक्यूएम कहते हैं क्योंकि इसके चैनल और चैनल के होस्ट की राय से कोई ताल्लुक नहीं है। कल तो पूरा सारे मीडिया ने जो है वो हमारे नाम से चलाया है। दूसरी बात ये है कि जब इस किस्म की सिचुएशन बनी तो जो बिल्कुल करीब के लोग थे, आज जो एमक्यूएम पाकिस्तान में भी जो लोग बैठे हुए हैं, मैंने फ़ारूक नसीम का आपका नाम बताया, इतने बड़े लॉयर हैं, सब कुछ है, ये वो सारे लोग थे जो कि वहाँ से डिसएसोसिएट हुए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही है कि देखें जब आप तशद्दुद की पॉलिसी की तरफ जाएंगे, जब मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे, जब इदारों के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली सिचुएशन बननी थी, आज नहीं तो ये सारी सिचुएशन के लिए तो हम एक अरसे से कह रहे थे कि भाई शहर को आप तशद्दुद से नहीं चला सकते, शहर को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और तंजीम के कंट्रोल से नहीं चलाते, शहर को आप चलाते हैं पॉलिटिकल, शहर को आप चलाते हैं लोगों के मामला। आज क्या है शहर में? पानी इस शहर में नहीं है, तो क्या पानी जो अचानक तो नहीं गायब हो गया इस शहर से? कचरा इस शहर में नहीं उठ रहा। आपको कोई मेयर लेकर आना था तो मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा आदमी लेकर आते हैं ना। आप एक ऐसे आदमी को मेयर लेकर आए जिसको आप 2018 में आपने इलेक्शन का टिकट नहीं दिया कि भाई ये आदमी करप्ट है, आज उसको आप मेयर लेकर आ गए, शहर तबाह हो गया 4.5 साल में। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कभी भी आप तशद्दुद की पॉलिसी की बुनियाद पर नहीं चला सकते। पढ़ा लिखा शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं, यही मुस्तफ़ा कमाल का प्लस पॉइंट है। ठीक है टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप इस शहर को पीसफुली आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जोड़ रहे हैं। और फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास तो देखें बिल्कुल इसी तरह का एजेंडा है। जिस तरीके से आज इस शहर के, हम उर्दू बोलने वालों की बात करते हैं, इस शहर में उर्दू बोलने वालों के लिए जहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, वहाँ पर आज प्लस पॉइंट ये है, और हम भी इसी के हामी हैं, कि आज आपने शब्बर जैदी तो उर्दू स्पीकिंग है ना, क्यों लिया आपने उसको? उसको मेरिट पे लिया ना। हम चाहते हैं कि उर्दू बोलने वाला उसी मेरिट पर आए, इस शहर के अंदर एजुकेशन हो और आप वहाँ तक पहुँचे जिस तरह आपकी मजबूरी बन जाए कि आपको इतने लोग थे, इतने अरसे से एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे, लेकिन शब्बर जैदी को आपको लेना पड़ा। हम आज भी जो उर्दू बोलने वाले हैं शहर में, मुस्तफ़ा कमाल की भी है कि भाई आप लड़ाई किसी के साथ ना करें, किसी को आप मार नहीं सकते, किसी को शहर से निकाल, आप सबको ऑन बोर्ड लेकर चलें, लिसानी सियासत से दूर हो। और फिर जो शहर का उर्दू बोलने वालों का जो अपना वक़ार था, जो उसका तरीक़ेकार था, वो था एजुकेशन। हम ये चाह रहे हैं पीसफुली माहौल हो, उसके बाद इनको एजुकेशन की तरफ लेकर आए। ये दुनिया भर में और क्या है? हम मिसाल दें, देखें 10 इख्तलाफ कर लें, लेकिन यहूदी क्या करता है दुनिया में? ये 10% 15% का यहूदी वो कैसे मेजर बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, दुनिया कंट्रोल कर रहा है। अच्छा आसिफ हसन साहब, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज ख़ास तौर पे अब यानी बानी MQM की रिहाई के बाद क्या सिचुएशन बनती है, फिर आगे पाक सरज़मीन पार्टी किस तरह की सियासत कर रही है, किस तरह लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है। आसिफ हसनैन साहब, ये बताइएगा कि मतलब अगर हम मार्च 2016 की बात करते हैं, उस वक्त से लेके जो स्पेकुलेशंस की गई थी और जिस तरह से ये कहा गया कि अब जो है ना वो मतलब काफ़ी लोग आपके साथ शामिल होंगे, आपको वोट बैंक आपके पास होगा, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन सर 2018 के इलेक्शंस में जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो सर तवक्कुआत से बिल्कुल, यानी दावे जो थे ना सर, वो सारे धरे के धरे रह गए। बिल्कुल सही है। देखिए, अब तो कोई ऐसी चीज़ ढकी छुपी रही नहीं। जिस तरह का इलेक्शन हुआ और 14 सीटें इस कराची शहर से जिस तरह दी गई, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना इसका मतलब है जो 6 सीटें हैं वो तो आप मानते हैं ना सर, वो मैंडेट, आप 14 सीटों की बात कर रहे हैं ना? नहीं, जो MQM पाकिस्तान की 6 सीटें हैं वो मैंडेट तो आप मानते हैं ना? देखिए, मैं उसी तरफ आता हूँ आपको। अब ये जब 14 सीटें दे दी गई, सब कुछ हो गया, 25 तारीख का इलेक्शन हो गया, PSP ने पहला इलेक्शन अपना लड़ा, तो PSP को आपने कुछ सीट ना देकर भी 1.25 लाख वोट PSP को मिला है। इसका मकसद है कि पहले इलेक्शन में ही 2 साल की पार्टी जो इलेक्शन लड़ने जा रही थी, हमारी वो तैयारी नहीं थी, हमारे पास इतना सरमाया नहीं था इतने बड़े इलेक्शन के, उसके बावजूद भी ये 1.25 लाख वोट पड़ा। दूसरी बात ये कि देखें, हम आज भी कहते हैं, हमारा जो नैरेटिव है मुस्तफ़ा कमाल का, PSP का, उसके लिए माजी में जो पोजीशन थी 25 जुलाई के इलेक्शन में, आज वही PSP जो जीत चुका है ना, 14 सीटें जो शहर से जीत चुका है, वो तो इस वक्त नजर ही नहीं आ रहा है शहर में। 14 सीटें किसने दे दी सर, किसको दे दी? देखें, अब तो कोई बात ही ये रह नहीं गई ढकी छुपी, और जाहिर सी बात है एक चीज जो डिसाइड की आपको लेकर आना था कि जिस किसी ने 14 सीटें दी है ना, उसकी सपोर्ट आपकी पार्टी को भी बड़ी हासिल रही है, पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट में, पार्टी की फ्लोटिंग में। तो क्या नहीं वही लोग थे जिन्होंने 14 सीटें दे दी? अच्छा, हम तो हार गए, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती तो भाई हम तो 14 सीटें तो हमें मिलनी चाहिए थी। एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया है। नहीं, आपने भी कहा ना कि पार्टी की एस्टैब्लिश करने में। हाँ, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो वो 14 सीटें फिर हमें मिलनी चाहिए थी ना। हाँ। लोग भी तवक्को कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स के ये भी कहा गया कि वादा हमसे था लेकिन वादा खिलाफी हो गई। नहीं भाई, देखें, बात तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, निकलती हैं। हम ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने बहुत करम अल्लाह का हो गया कि हमें ये सीटें नहीं मिली, वरना हम भी आज या तो हुकूमत में बैठे होते और PTI का जो खराबियां थी वो हम अपने खाते में उसी तरह ले रहे होते जिस तरह आज MQM ले रही है, 2 मिनिस्ट्री लेकर, और खामोशी से बैठना पड़ा। आज हम इस शहर में भरपूर तरीके से न सिर्फ अपोजिशन कर रहे हैं बल्कि इश्यूज़ को उठा रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में, चीज़ों में इश्यूज़ को उठा रहे हैं। 21 तारीख को, जुलाई को जलसा ऐसी इन इश्यूज़ पे हम करने की तरफ जा। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि MQM हुकूमत में बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, PTI, इस शहर के तीनों लोग तो हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप इस शहर की आवाज़ कौन बनेगा, इस शहर के मामला किस तरह आप बेहतर करेंगे? इसका मकसद हुआ कि आप इन चीज़ों को करने के लिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि शहर, हाँ, उस बुनियाद पर अगर जाने के बाद कहीं किसी का कोई इख्तलाफ होता भी है, अच्छी बात है। मुस्तफ़ा कमाल भी तो ये कह रहे थे कि भाई अगर कोई आने के बाद भी जाना चाहता है तो वो चला जाए। क्यों? कि भाई हम अभी अगर इलेक्शन नहीं जीत सके हैं या हमारे पास इख्तिदार या अख्तियार नहीं आया है, तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है ये कि भाई ऐसी सिचुएशन बने, इख्तिदार या आ जाएं इनके पास तो हम इनके साथ जुड़ेंगे। और यही 22 साल तक इमरान खान के साथ भी होता रहा। ये सारे लोग तो उस वक्त जुड़े 2013 में जब यकीन दहानी हो गई थी कि जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ये सारे जहांगीर तरीन, अलीम खान, फिर इमरान खान को भी ऐसे लोगों को लेना पड़ गया, सबको पार्टी को चलाना था। लेकिन हम आज ही कहते हैं कि भाई अगर किसी का कोई समझता है कि जी हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे तो वो अपना कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कैटर PSP में आ रहा है। आसिफ साहब, आप ये नहीं समझते कि पाक सरज़मीन पार्टी में कुछ शख्सियत परस्ती ज़्यादा हो गई है? यानी जब भी बात की जाती है, ठीक है सर, मतलब पार्टी के कायद की बात अपनी जगह, लेकिन आप लोगों के पास हर बात के जवाब में सवाए मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत के अलावा और कुछ नहीं होता सर। जिस तरह एक पार्टी का तंजीमी स्ट्रक्चर, आप माशाल्लाह सर पहले एक पार्टी में रहे, आपको अंदाज़ा होगा
कि पार्टी का एक तंजीमी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कहीं कहीं नाकामी की वजह यह है कि वो भी सर एक शख्सियत पे पूरी पार्टी चल रही है, सेकंड लाइन कोई कमांड नहीं होती, या जो है भी वो बस ऐसे ही है। पाक सर ज़मीन पार्टी में भी इसी किस्म की सूरत हाल देखने में आती है, जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रक्चर, तंजीमी स्ट्रक्चर जो होता है वो लैक करता है सर आपकी पार्टी में। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो कि शायद एक आम आदमी को उस अंदाज में पता नहीं होती हैं। हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त, जो मुस्तफ़ा कमाल और उनकी टीम काम कर रही है, वो काम कर रहे हैं हम यूथ के ऊपर, और इस यूथ को जिसमें पढ़ा लिखा कैटर है उसको लाकर उसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, उसको लीडर बना रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। और मैं कई नाम आपको ऐसे बता सकता हूं जो हमारे पास इस वक्त पीटीआई से हमारे पास कराची को लुक आफ्टर कर रहे थे, आदिल वो आए, डॉक्टर यासिर हमारे पास आए, डॉक्टर मोहन हमारे पास आए, आसिया जो मुशर, इस तरह की ये बहुत बड़ी यंग लोगों की एक टीम आई है जिसको ये काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इलेक्शन से पहले बहुत सी चीज़ें, तो इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल ये बता दूं, मुस्तफ़ा कमाल एक यंग आदमी है और उसकी ख्वाहिश भी यही है कि हम एक बहुत बड़ी टीम अपनी तैयार करें, जो कि नहीं हो सकी। खान साहब ने भी बातें की, वादे किए, मगर फिर एंड ऑफ द डे उन्होंने फिर इन चीज़ों को नहीं कर सके और उन्हीं चंद लोगों को लाना पड़ा जो जागीरदार वडेरे थे, आज सनतकार उन्हीं के साथ जुड़े हैं। लेकिन हमें बहुत सी परेशानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी चाह रहे हैं कि इस तबके को, इस कैटर को लेकर आए, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमें पता है पढ़ा लिखा तबका। ये मुस्तफ़ा कमाल क्या थे? आम आदमी था ना। आम आदमी एक रश में से, भीड़ में से निकलने वाला, वही बेहतर लीडर हो सकता है जो इस परेशानियों को, अप एंड डाउन को देखकर आगे की तरफ आए, उसको भुगत कर आए। तो इसी तरह की एक कैटर, इसी तरह की टीम हम यहाँ से निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह ये आइंदा आने वाला इलेक्शन आपको बताएगा कि एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी टीम, पढ़ा लिखा तबका, उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसी को इंशाल्लाह इस लीडरशिप के सिस्टम में हम लेकर आ रहे हैं। सर थोड़ा सा अब वफाकी बजट जो पेश किया गया उसके ऊपर आते हैं। सर क्या समझते हैं, मतलब इतनी बातें करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरीर भी की और रियासत मदीना का जिक्र करते हुए ये तमाम बजट को, यानी सर बजट तकरीर या बजट को जस्टिफाई करने के लिए कहाँ से उन्होंने बात शुरू की, कहाँ से इन चीज़ों को रिलेट करते हुए लेके आए। फिर ये गिरफ्तारियों की बात की गई, करप्शन की बात की गई, तमाम सारा मुद्दा ये डाला गया कि पिछले 10 साल में जो लोग हुकूमत करते रहे उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए ऐसा बजट पेश किया गया। आप क्या समझते हैं एज अ न्यूट्रल पार्टी, किस किस्म का बजट है? पहली चीज़ तो देखें, मैं ज़ाती तौर पर अगर कहा जाए तो मैं इस चीज़ की ख्वाहिश रखता हूँ कि अल्लाह करे ये हुकूमत चले, इमरान खान साहब कामयाब हों और उसकी बुनियाद पर इस मुल्क की जो डायरेक्शन है वो बेहतर हो, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी होप थी जिसकी बुनियाद पर ये वोट पड़ा और लोग इसी होप के बुनियाद पर बहुत सी उम्मीदें रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये उम्मीद ख़त्म होती है तो फिर आपके पास मुश्किलात बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि जो दो गवर्नमेंट, दो पार्टी सिस्टम था यहाँ पे, उसको तोड़ने में किसी हद तक इमरान खान ने कामयाबी हासिल की और उस सारे लूट मार को जहाँ तक ब्रेक लगा सकते। तो मेरी अपनी ख्वाहिश तो ये, लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये कि हमारे पास जो भी अपना जो है वो मैनिफेस्टो के साथ आता है वो उससे जो है वो मुकर जाता है। और इसी बुनियाद पर आज भी जिस बजट की हम और आप बात कर रहे हैं, खान साहब ने कहा था कि जी हम आने के बाद हर आदमी को इस टैक्स नेट में लेकर आएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल था। आज आप देखें कि उन्हीं लोगों पर टैक्स लग रहा है जो तनख्वाहदार हैं, जो टैक्स पहले से दे रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी आप सब एग्रीकल्चरिस्ट को सबको नहीं लेकर आए, लेकिन जो उसके एग्रीकल्चर की जो इनकम है, बड़ा जो जागीरदार बैठा हुआ है जिनकी ज़मीनें ख़त्म नहीं होती, आप जब तक उनको नहीं लेकर आएंगे आप इसमें बेहतरी नहीं ला सकते। फिर आपका जो सिस्टम है, आपने कहा था कि जी हम डायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, आपने डायरेक्ट टैक्सेस लगाना दूर की बात है, आपने फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया। जहाँ दुनिया में आप देखें बेहतरी आती है मईशत में, वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो रोज़मर्रा की आम आदमी का क्या है, आम आदमी की ज़रूरत की जो चीज़ है वो कहता है कि भाई ये बताएं कि ये दाल, ये चावल, ये आटा, ये घी, ये बिजली, ये कैसे सस्ती होगी।
जब आप इसको नहीं करेंगे और आप इसको टाइम देंगे कि अगले 5 साल तक, तो भाई पहले वालों ने भी कर्ज उतारने की बात की थी और रिलीफ की बात की थी, नहीं दे सके, उससे पहले भी आए, और आज भी अगर खान साहब ये नहीं कर सकेंगे, देखें बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लोग सर आप क्या समझते हैं, बजट भी जितना खसारा बताया गया है, क्या वो इन टैक्सेस से पूरा हो जाएगा? देखें वैसे ही नहीं हो पा रहा है। आप इसका अगर डेफिसिट देखें तो बहुत ज़्यादा है। पहले 10 महीने में गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया है, तो पहले 10 महीने के रेवेन्यू के स्ट्रक्चर को देखें तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप अगले साल अगर पूरा नहीं करेंगे तो ये डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सर ये ज़राअत पे टैक्स ना लगाना, बड़े सरमाएदारों पे टैक्स ना लगाना, टैक्स स्लैब को यानी इंक्रीज़ करने के बजाय कम आमदनी वाले तबके की जो टैक्स की हद थी उसको कम कर देना, क्या समझते हैं सर? क्या पार्टी के लोग जो, क्योंकि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कहा जाता है कि पार्टी चलाने में 2 किस्म की शख्सियात का हाथ है, या तो बड़े बड़े वडेरे जागीरदार जिन्होंने ये पार्टी चलाई है या पार्टी को फंडिंग की है, या बड़े बड़े सरमायादार। क्योंकि सर जाहिर सी बात है, इतने साल की जद्दोजहद में इमरान खान की जेब से तो पैसा नहीं लगा सर, पार्टी में लोग लगाते रहे हैं। वो इस वक्त जिस तरह दूसरी पार्टियों में होता है, करप्शन कर ली जाती है, पैसा रिटर्न ले लिया जाता है, वो तो नहीं मुमकिन है। मतलब इतनी चीज़ें इस वक्त इस तरह नैब का किरदार है, तो क्या समझते हैं क्या इन लोगों के प्रेशर की वजह से एक इस किस्म का बजट पेश किया गया जिसमें आम आवाम को पीस दिया गया? देखें कोई दो राय नहीं है इसमें कि वही तमाम लोग जो कल पीपल्स पार्टी के साथ थे, जो फिर नून लीग के साथ आके बैठे, आज पीटीआई के साथ हैं और कल किसी और के साथ बैठेंगे जो गवर्नमेंट बना रहा होगा, जो इलेक्शन जीत रहा होगा। ये तो पाकिस्तान का सिस्टम और कल्चर है। इसी बुनियाद पर आज हम कहते हैं कि जी खान साहब की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन आपके साथ जो ये सारी टीम है, ये तो वही सारी टीम है जिनके ऊपर कई नेब के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं, करप्शन लूट मार के एलिगेशन है। अगर यही सारी टीम उनके साथ जाकर बैठ गई है तो जितनी भी वो कोशिशें कर लें वो कैसे कामयाब होगी, उनकी नीयत जितनी भी अच्छी हो। और यही वजह है कि उनको अपने राइट हैंड आदमी को, असद उमर को हटाना पड़ गया, इसलिए कि असद उमर ने क्लियर कर दिया था कि भाई इस बजट जो IMF का बजट है, इस बजट में लोगों की चीखें निकलेंगी, इतना टैक्सेस लगेंगे जो आम आदमी को देना पड़ेगा। और वही हमें नजर आया कल के बजट के बाद जो सिचुएशन है। इसका मकसद यह कि इमरान खान साहब अपनी उस टीम को उस अंदाज में नहीं तैयार कर पाए जो इलेक्शन से पहले वो बातें कर रहे थे। ये खतरनाक सूरत हाल है। आज वज़ीर ख़जाना से लेकर जितने भी लोग देख लें, फिरदौस आशिक एवान हो गई, दीगर, ये सारे वही लोग तो कल पीपल्स पार्टी में और नून लीग में बैठे होते थे, आज छोड़कर आ गए। शमशान बुखारी को देख लें, दीगर को देख लें, तो ये वो सारी टीम है। इस टीम को लेकर आप सोचेंगे कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ। आपके कई लोगों पे आज भी जाकिर तरीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो गए हैं, आज भी अलीम खान जो है वो अंदर हैं, आज भी आपके KPK के कई लोगों के ऊपर जो है वो एक मुकदमा चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे जो कि आप नहीं कर पा रहे? और लोग इसीलिए देखें, वो आदमी जो 25 जुलाई के इलेक्शन की रात तक इतना मकबूल आदमी था, आज अगर देखें तो तेजी से ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और सोशल मीडिया पर देखें तो वही लोग बुरा भला कह रहे हैं। ये अच्छा सर, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, यहाँ छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद नाज़रीन जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम कुछ बात करना चाहेंगे जो तजावुज़ात के खिलाफ आज ऑपरेशन किया गया KMC की एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, और फलाही इदारों के जो दस्तरखान थे, जो उनके कैंप्स थे, वो तबाह किए गए, वो हटाए गए। इसके अलावा हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर हम बात करें तो हल्का NA 247 और उसके साथ मुल्लिका जो सूबाई असम्बलियों के जो हल्के हैं उनकी जानिब से एक अहम एहतजाज, यानी एक ऐसा एहतजाज किया जाएगा जो कि 14 जून से किया जाएगा। इस हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो हम आफ्ताब सिद्दीकी साहब से ही बात करना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से जो 14 जून से किया जाएगा, और ये एहतजाज किया जा रहा है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ख़िलाफ़, यानी जो पानी की फराहमी है जिसकी वजह से शहर प्यासा हो रहा है। इस एहतजाज का जो आगाज़ किया गया है वो NA 247 यानी जो डिफेंस, क्लिफ्टन, कैंट का इलाका, चाकीवाड़ा का इलाका, ये तमाम वो इलाका है जहाँ पानी की शदीद किल्लत है, जो कि टेल एंड पे है, जिसकी वजह से किसी इलाके में इस वक्त पानी की फराहमी जो है ना वो मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से सईद गनी साहब ने एक इजलास भी किया जिसमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के
MD से बासपुरस भी की गई कि वो मुनसिफाना तौर पे पानी की तकसीम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कराची में। इसी हवाले से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है जो कि आफ्ताब सिद्दीकी जो मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या तफसीलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ सर। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, इस हवाले से सर क्या लाएअमल है? देखिए, जो सिंध गवर्नमेंट और खास तौर से बल्दियाती मिनिस्टर जो गफलत की नींद में है, उनको हमने जगाना है और उनको ये एहसास दिलाना है कि 11 साल आपको इस सिंध पे कंटिन्यूस हुकूमत करते हुए हो गए हैं और स्पेशली कराची के हवाले से तो आपने अपने मकसद में ये सिंध गवर्नमेंट कामयाब हो गई है कराची को एक पसमानदा शहर बनाने में। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपनी प्लानिंग पे आप कामयाब हो गए हैं। हमारा जो एहतजाज है वो पानी के हवाले से है कि पिछले 11 साल में 1 गैलन पानी भी कराची शहर के लिए उन्होंने एडिशनल नहीं दिया। जो पुराना पानी आ रहा है वही आ रहा है और इस वक्त जो पंपिंग की सूरत हाल है, गाबेजी पंपिंग स्टेशन पे 21 पंप काम कर रहे हैं आउट ऑफ 31 पंप जी। और ये पंप, इन पंप्स की जो एज है वो 25 से 50 से 60 साल एज है। 58 के भी है, 78 के भी है, 97 के भी है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने K4 का मंसूबा इनका शेल्फ हुआ हुआ है, पिछले 6 से 8 महीने हो गए हैं। जी सर। तो वाटर बोर्ड को हम क्रिटिसाइज करते हैं, वाटर बोर्ड के MD को भी बात पुरुष सईद गनी साहब करते हैं। वो MD क्या कर सकता है? ना उसके पास रेवेन्यू है, ना आप उसको पंप दे रहे हैं, ना उसको आप पानी दे रहे हैं, ना सीवरेज के लिए रिसोर्सेज दे रहे हैं। खाली पानी का मसला नहीं है, सीवरेज का भी मसला है। सीवरेज कराची के शहर का और स्पेशली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बदतरीन हालात में है, जबकि पानी नहीं है और गटर उबल रहे हैं। पानी आ जाएगा तो गटर्स का क्या होगा? 30% पानी चोरी होता है, जिसमें 100 MGD वाटर जो है इंडस्ट्री और कमर्शियल एरिया में चोरी होता है। उसके अलावा टैंकर माफिया, ये टैंकर माफिया का हम एक चार्टर ऑफ डिमांड देने जा रहे हैं 14 जून को और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और तमीज के दायरे में होगा। मेरे जो रेजिडेंट्स हैं डिफेंस के, क्लिफ्टन के और मैंने 247 के, वो लोग शामिल होंगे। हम एक मुजाहिदा करेंगे कि हमें पानी दें और हमें लाए अमल दें। बल्दियाती मिनिस्टर हमें प्लान दे कि कराची को पानी कब मिलेगा। अच्छा सर, मैं ये भी चाहूंगा कि एक तो सर कल आप हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करें जिसमें हम ओपन फोरम करेंगे, हम अपनी टेलीफोन लाइंस खोलेंगे आपके इलाके में या कराची में जहां जहां पानी की किल्लत है, लोगों को जो शिकायत हैं वो रजिस्टर कराची की मतलब, क्योंकि अब आप ये एक एहतजाज करने जा रहे हैं तो इस हवाले से हम आपको भी दावत देते हैं कि कल आप हमारे साथ जो है ना पूरा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करें जिसमें पानी के मसले के हवाले से बात की जाए। सर कुछ बात यहाँ जो आपने, जी सर आपने जो, तो सर आप एग्री करते हैं कल आप हमारे साथ होंगे? जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। मैं बिल्कुल कराची के किसी भी मसले के ऊपर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी मसले पर 24 घंटे में हाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात आपसे ये करना चाहूंगा, आपने कहा कि MD वाटर बोर्ड क्या कर सकता है। सर आपको शायद अंदाजा होगा कि एक इदारे का सरबराह होना, सर कोई पावरलेस सरबराह नहीं होता। किसी भी अगर इदारे का सरबराह हो तो सर उनके होते हुए जिस तरह हाइड्रेंट से पानी की सप्लाई की जाती है, जितनी लाइंस जो कि डैमेज्ड हैं। देखिए सर, कराची का मसला जो है ना पानी की सप्लाई से ज्यादा पानी की लीकेज और पानी की चोरी का है। सर मैं आपको ऐसे कई केसेस बताऊंगा जहां बाकायदा कंप्लेंट्स मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जानबूझ करके वो लाइंस रिपेयर नहीं की जाती ताकि पानी की किल्लत उस इलाके में रहे और फिर हाइड्रेंट से पानी लिया जा सके। और सर ये तमाम चीजें जो है ना, इनके कमीशंस कहां तक जाते हैं आप खुद समझ सकते हैं। सर ये क्या सिंध गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा? सईद गनी साहब को ये चीज नजर नहीं आ रही कि उनकी मिनिस्ट्री में वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कर रहा है? 70 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें से 55 करोड़ की सैलरी जाती है। 15 करोड़ में वाटर बोर्ड को कोई नहीं चला सकता। ना इन्होंने कभी तवज्जो दी रेवेन्यू के ऊपर। आप देखें कि कराची इलेक्ट्रिक के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कंज्यूमर है, वो कितने हैं? कराची जो सुई सदन गैस में जो कंज्यूमर है वो कितने हैं और वाटर बोर्ड के कंज्यूमर कितने हैं? ठीक है सर। इनके पास 10 करोड़ रुपए की हाइड्रेंट से इनकम होती है, 25-30 करोड़ के रिटेल से और
फल से होती है। ये देखिए पूरा सिस्टम माफिया बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ अगर आप हैंडल नहीं कर सकते करके टैंकर्स को दे देंगे कराची, टैंकर वो पूरा ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, इंशाल्लाह फिर हम आपसे कल मुलाकात भी करते हैं और इस पर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी आसिफ साहब, आपसे हम मजीद गुफ्तगू करना चाहेंगे। एक और बहुत अहम मसला है सर कराची का, और वो है तजावुज़ात के हवाले से। कराची में ऑपरेशन किया गया, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये ऑपरेशन बजाय इसके कि सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए किया जाता, 2 रोज़ से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, और वो किए जा रहे हैं फलाही इदारों के, उन फलाही इदारों के ख़िलाफ़ जो कि कराची में गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, मुस्तहिक़ लोगों को उनकी मदद की जाती है। पूरे रमज़ान हमने ये सिलसिला देखा। JDC है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, और दूसरे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट है, सर ईदी है, छिपा है। सर आप क्या समझते हैं, एमिनिटी प्लॉट्स भी इसीलिए दिए जाते हैं कि मतलब उस पर फलाही काम हो सके? आपकी स्टेट फलाही नहीं है, इट्स नॉट अ वेलफेयर स्टेट। सर KMC बजाय इसके कि लोगों को आबाद करे, अब क्या लोगों से उनके मुंह का निवाला भी छीनना चाहती है? जो दस्तरख्वान थे वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं। ये KMC का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट आखिर क्या चाहता है सर? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं फैसल साहब की एक बात को ज़रूर उसकी तस्दीक करूँगा कि अभी जो सिचुएशन है, सिचुएशन में ये बहुत बड़ी मज़ा का खेज़ बात है, बहुत बड़ा कैमोफ्लेज और धोखा है कराची वालों के साथ कि आज ये कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं कर रही या MQM नहीं कर रही। भाई आपको वोट किस लिए दिया था लोगों ने? आप तो कराची आकर कह रहे थे कि ये पानी का मसला चुटकियों पे हल करेंगे। उसका तरीक़ेकार भी आपने बताया था कि जी हम K4 का पेमेंट फ़ौरन करेंगे। आपने कहा था कि जी हम डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। आपने कहा था कि जी ये जो बारिशों का पानी होता है इसके स्मॉल डैम बनाएंगे, जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में बनाए हैं, मुबारक विलेज और स्मॉल डैम बनाए। ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं जी सब ये नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? आपके पास गवर्नमेंट है, आप कराची से अर्निंग करके मुल्क को चला रहे हैं, और जब कराची पानी के लिए चला रहे हैं तो आपको कराची को पानी देने के लिए K4 के 80 अरब रुपये आप रिलीज़ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? आपको डिसैलिनेशन प्लांट लगाना है, तो इतना बड़ा गल्फ चल रहा है ना ये सारी चीज़ों पर। आप पूरा कराची नहीं करेंगे, 25% कराची में पानी सप्लाई कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों से आज भी आप कहते हैं कि आप अपोजिशन हैं और आप इल्ज़ामात लगाते हैं, तो आप ये इल्ज़ामात लगाकर धोखा नहीं दें कि हम एहतियाज करें। दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल किया है, यकीनी तौर पर इस मुल्क में रियासत की अपनी जिम्मेदारी है, और वो रियासत अपनी जिम्मेदारी उस अंदाज में पूरी नहीं कर पा रही। उसके बावजूद भी ये सारी NGOs, ये सोशल वेलफेयर के इदारे, यकीन माने कि आज जिस तरह से हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, 3-3 टाइम का लोग जो है वो जाकर खाना, छिपा वाले, इनको तो न सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए, आंखों पे बिठाना चाहिए, बल्कि इन लोगों को तो ये असल VIP हैं इस मुल्क के। ईदी को आप उसके मरने के बाद आप गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, और ज़िंदगी में उसको तंग करते हैं, जो आपने ईदी के साथ किया, और आज भी छिपा के साथ, आज भी इन लोगों के साथ आप वही अमल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बल्दिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की इतने अरसे में, 4.5 साल में मेयर साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, काम नहीं किए, शहर तबाह हो गया, जो उनका अपना काम था, कचरा नहीं उठा, और उस सारी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे हम ऑनलाइन लेना चाहेंगे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। बशीर सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो आज ऑपरेशन किया गया, ख़ास तौर पे मतलब आज और कल दोनों दिन फलाही इदारों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है सर, तो सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में कहीं ये तो नहीं था जो मेन ऑपरेशन करना था सर, वो तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन था, यानी जिन रफाही प्लॉट्स पे या कहीं पे भी कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है उनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए था। सर सर्कुलर रेलवे का ऑपरेशन मौखिर हुआ है, वो कल से शुरू किया जाएगा। जो बड़े बड़े बैंक्वेट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जाता। सर ये फलाही इदारे जो बेचारे गरीबों को खाना सप्लाई करते हैं, सर क्या आप कराची के गरीब आवाम से उनके मुंह का निवाला भी छीनना चाहते हैं? सर उनके खिलाफ ऑपरेशन कर दिया सर। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो हमने ऑर्डर्स कंप्लाइंस किए हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर फलाई इदारों का लिखा है, जो उसके फुटपाथ और रोड के ऊपर कायम है, जिन्होंने अपने दफ्तरखान बनाए हुए हैं या किसी किस्म के दफ्तर बनाए हुए हैं या उन्होंने वहाँ बकरे या कोई और सामान रखा हुआ है, तो वो क्लियर ऑर्डर है फलाई इदारों का नाम है उसमें, इस ऑर्डर में। तो हमने ये
कराची के अब आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में किया है, कल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किया है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फलाई इदारों के दफातर थे या पिंजरे थे, दस्तरखान थे, उनको क्लियर किया है। बिल्कुल इसी तरीके से कल हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट साउथ में, उसके बाद परसों डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट दस में भी कर रहे हैं। इसमें सर इनको नोटिस, दो फेज रखे हैं। सर इनको नोटिस दिया गया था पहले, जिस तरह आप बड़ी बड़ी इमारतों को या बड़े बड़े कारोबारी सेंटर्स को या मार्केट्स को जिस तरह नोटिस दे रहे हैं सर, ये भी तो सर अपना कोई हक रखते हैं ना, या बगैर नोटिस के किया गया है सर ये? देखिए डॉक्टर साहब, इनको ऑलरेडी पहले रमजानों से पहले भी और बीच में रमजान में भी और रमजान के फौरन ईद के चौथे रोज भी इनको नोटिस दिए गए थे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इस मामले में जितने भी कराची के अंदर फलाई इदारे इन्होंने दस्तरखान खोले हैं, रोडों और फुटपाथ पर रखे, इन्होंने किसी किस्म की किसी से भी परमिशन नहीं ली हुई है। खैर हमने उसके बावजूद इनको नोटिस इशू किए और पहले नोटिस इशू किए और उसके बाद ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। और ऑलरेडी जो है हमने जैसे अब डिस्ट्रिक्ट साउथ में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जो कल हम करने जा रहे हैं उसके पर हम पहले से उनको इतला कर चुके हैं उनके हेडक्वार्टर में, हेड ऑफिस में, कि आप खुद ही अपना सामान हटा लें वरना नुकसान तो सर होगा। क्या कराची की गरीब आवाम को क्या कराची के फुटपाथ पे बैठ के खाना खाने की भी इजाजत नहीं है? सर ये वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, गवर्नमेंट तो खाना प्रोवाइड नहीं करती। अगर ऐसे फलाही इदारे दस्तरखान चलाते हैं और सर उनको भी डैमेज इस तरह किया गया है, मतलब सर मैंने और भी तजावुजात के ऑपरेशंस देखे हैं, लेकिन डंपर के थ्रू या शॉवल के थ्रू चीज़ें जिस तरह से तोड़ी गई हैं, डैमेज की गई हैं, सर क्या थोड़ा सा ख्याल नहीं किया जा सकता था? सर ये गरीबों को खाना खिलाने का ही तो काम कर रहे थे ना सर, कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं की जा रही थी बशीर साहब? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें देखें हम उनको ऑलरेडी नोटिस इशू किए। जब जिस लोगों को नोटिस इशू कर चुके होते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ आते हैं तो वो कम से कम गवर्नमेंट से बात करें। कोई किसी से उनमें से किसी भी अफराद ने कोई भी किसी किस्म की कोई भी हमसे बात नहीं की कि वो आके बताते कि हमारे पास ये कानून है, हम ये करते हैं, हमें कोई साइट पे दे दी जाए, फलां कर दी जाए। उन्होंने उस नोटिस का कोई नोटिस नहीं लिया और बाकायदा इसके ये हुआ कि उसमें इजाफा करते चले गए। लेकिन मैं आपसे ये बता दूं कि मेन रोड पर किसी को खाना खिलाना, फुटपाथ के ऊपर खाना खिलाना, ये आप तो बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी को इज्जत के साथ खिलाना, चाहे खिला दें लेकिन किसी कमरे में खिला दें। इज्जत सर इज्जत के साथ खाना खिलाने की कोई जगह आप प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए हमारी तो कोशिश जारी है कि आप बना के दे दें सर, कोई एयर कंडीशन रेस्टोरेंट बना के दे दें, वो फलाईदार इज्जत के साथ वहां खाना खिला देंगे सर। जगह नहीं है ना सर कराची में। यही मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि पहला फेज हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ये रिपोर्ट जमा कर रहे हैं, फलाई इदारों का ऑर्डर था। सेकंड फेज में हम नाइट ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे जितने भी सर्विस रोड, फुटपाथ और सड़कों के ऊपर नाइट रेस्टोरेंट चल रहे हैं, अब सेकंड पे नाइट ऑपरेशन हमारे शुरू होने वाला है। उन तमाम रेस्टोरेंट के खिलाफ पूरी कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी बशीर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सर पूरा ऑर्डर मैंने पढ़ा है जो जितने पेजेस का ही आया है, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं सर, बहुत सारे बैंक्वेट्स के नाम लिखे गए हैं, बहुत सारे मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं सर। उनकी कंप्लाइंस के बारे में आपने सोचा है कभी? जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ये सही सवाल किया। मुझसे या मेयर कराची से सवाल सिर्फ किया जाता है कि जो उनकी लैंड कंट्रोल होता है, अगर लैंड कंट्रोल हमारा है तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उस पर कार्रवाई होगी। 31% कराची का लैंड कंट्रोल हमारे पास है, हमने उस पर कार्रवाई जारी रखी हुई है। और जिस जगह पे जिस इदारे का लैंड कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट का उसको ऑर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब सर। इवन आपके अगर हम सर्कुलर रेलवे की बात करें तो उस ट्रैक पे भी सर बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिनको आपने कई अरसे से आपने नोटिस दिया हुआ है। मैं प्रोग्राम्स में आपसे बात भी करता रहा हूं, लेकिन सर आज मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने होने को आ गए हैं उस नोटिस दिए हुए। अब कोई किसी किस्म का स्टे भी फील्ड में स्टैंड नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद। फिर भी सर लीनियंसी क्यों दी जाती है सर ऐसी चीजों को? आप कहेंगे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा सर, आपको बाकायदा नाम के साथ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, वो कमर्शियल इदारे बताऊंगा जिनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किए जाते। सर क्यों नहीं किए जाते? सब कल इत्तेफाक की बात है, कल जो है वो कमिश्नर साहब के सरबराही में कल एक सर्कुलर रेलवे का जो है अबाउट इंक्रोचमेंट के हवाले से इजलास हुआ कार्रवाई पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को कंप्लाइंस करने में उस मीटिंग में मैं भी था। उसमें क्लियर तौर पे कमिश्नर कराची ने और जिसमें डीएस रेलवे थे और तमाम इदारे अफराद थे
से कहा है कि वो फौरी तौर पे जो है ये कल से जो है वो सर्कुलर रेलवे जो है उस पर भी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने उसमें फर्स्ट स्टेज में अब उन्होंने जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ पे शुरू हो रही है सर्कुलर रेलवे में, उस पर वो ऑपरेशन कल जारी रहेगा। वो कल से शुरू हो रहा है, उसमें हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं रेलवे के साथ, रेलवे की लोकेट्स के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला वो भी काम करेंगे। एक बात बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा क्लियर है कि किसी किस्म की भी किसी भी फर्क को किसी भी किस्म के नमन बदल कोई भी देने की जो ऑर्डर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को इस किस्म का किसी किस्म का भी ये ऑर्डर नहीं है। उनका जो ऑर्डर्स है वो वन मेयर कराची की तरफ से तस्लीम किया जा रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और जो हमारा लैंड कंट्रोल है हमने उस लैंड कंट्रोल पे अपना काम किया हुआ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रो वन न्यूज़ के प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू सर, शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया वाकई क्या जो बातें की गई हैं या जिस तरीके से इन इदारों को नुकसान पहुंचाया गया, इन फलाही इदारों के दस्तरखानों को, क्या वाकई कोई रिप्लेसमेंट, कोई इसकी मुतबादल दिया जाता है या नहीं। बहरहाल हम आसिफ हसनैन साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं सर, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। लेकिन कोशिश यही रहती है कि कराची के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो ऐसे मसाइल हैं जो आम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस प्रोग्राम में उठाए जाएँ। बहरहाल अब इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।